हेलो एवरीवन। चलिए हम इस वीडियो में क्लास 8th के साइंस का 5th चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल के सभी टर्म को एक एक करके देखते हैं। मैं हर एक टर्म को पिक्चर या वीडियो के थ्रू समझाऊंगा। इसमें रीडिंग है इसमें बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फौना। इसके पहले हम हैबिटेट को समझते हैं। तो भी प्लांट और एनिमल जो जहाँ पे रहते हैं उसके आसपास के एरिया को हैबिटेट बोलते हैं। जैसे हम हैं, मैं हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे घर पे बाहर द्वार है, पेड़ पौधे हैं, घर जहाँ पे रहता हूँ, पोखरा है, तालाब है, तो मेरे आसपास के एरिया को क्या बोलेंगे? हैबिटेट। और इस दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अगर सबको एक कैटेगरी में रखेंगे तब हम उसे फ्लोरा बोलते हैं। वही जब हम जितने भी एनिमल, हम भी एनिमल ही हैं, ह्यूमन बींग्स भी एनिमल में आते हैं, भेड़, बकरी, कुत्ते, शेर, सभी एनिमल को अगर एक कैटेगरी में रखेंगे उसे हम फौना बोलते हैं। फ्लोरा जो है, फ्लोरा में ऑल प्लांट स्पेसीज आ जाएंगी, वही फौना जो है उसमें ऑल एनिमल स्पेसीज आ जाएंगी। और वही जब फ्लोरा और फौना एक जगह आ जाएंगे एक पार्टिकुलर रीजन में, उसे हम बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। मतलब जितने भी पेड़ पौधे, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर एक एरिया, एक पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उसे हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। नेचर में बायोडाइवर्सिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लांट लेते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, फिर हम ऑक्सीजन को लेते हैं, तो ये सर्कल चलता रहता है। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी का होना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब बायोडाइवर्सिटी कैसे विलुप्त होते जा रहे हैं। मेन तो है इसमें कि डिफॉरेस्टेशन होता है, पेड़ों की कटाई हो रही है, तो जंगल में जो एनिमल्स रहते थे वो कहाँ जाएंगे? हंटिंग, शिकार किए जाते हैं, जैसे आपके शेर के, एलिफेंट के दांतों के लिए शेर की खाल जो है एक्सपेंसिव बिकती है, हाथी के दांत बिकते हैं। पॉल्यूशन जो हो रहा है, पॉल्यूशन इतना हो रहा है, एयर पॉल्यूशन इतना हो रहा है कि बहुत सारे स्पेसीज जो हैं विलुप्त हो रही हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अर्बनाइजेशन आ रहा है, पेड़ों को काट के वहां पे घर मकान बनाया जा रहा है। मेन इसमें रीजन है बायोडाइवर्सिटी के विलुप्त होने का, वो है डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों को काटा जा रहा है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। जब हम पेड़ पौधों को, जब हम फॉरेस्ट को बड़े लेवल पे काटते हैं, ह्यूमन काटता है, हम काटते हैं, उसे हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। अब बात ये होगा कि डिफॉरेस्टेशन होता क्यों है? तो लोगों को लकड़ियां चाहिए जलाने के लिए, जैसे हम चूल्हे पे खाना बनाते हैं ना, लकड़ी पे खाना बनाया जाता है। फर्नीचर, जितने भी बेड होते हैं, चेयर होते हैं, लकड़ी से बनाए जाते हैं। पेपर भी है, लकड़ी से बनता है आपका। जो ग्रेजिंग कराई जाती है, जैसे गाय, भैंस, बकरी को चराया जाता है, तो उसके वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। मतलब जो मिट्टी को लूज, जो टाइट करके पकड़ी रहती है घास, उसको हटाया जाता है, गाय भैंस उसको चढ़ लेती है, तो जो ग्रास है वहां से हट जाता है, और छोटे छोटे पौधे को भी ये गाय भैंस खा लेती है, तो वहां से भी फॉरेस्ट को डैमेज पहुंचाया जाता है ग्रेजिंग के थ्रू भी। गाय, भेड़, बकरी को से चरा के भी। बड़े बड़े सिटी बन रहे हैं, गांव से लोग सिटी में जा रहे हैं, घर मकान बन रहा है, तो फॉरेस्ट को काट के वहां पे एग्रीकल्चर वाला जमीन बनाया जा रहा है। नहीं तो वहां पे रोड बनाना, ब्रिज बनाना, रेलवे लाइन बनाना, डैम बनाना, तो फॉरेस्ट को काट के ही ये सब बनाया जा रहा है। जैसे रेलवे का नेटवर्क अगर कहीं जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह रेलवे लाइन बिछ रही है, बीच में अगर फॉरेस्ट आ जा रहा है तो उसको काट दिया जा रहा है। बड़ी फैक्ट्री बनाने के लिए फॉरेस्ट को काट दिया जाता है। हम फॉरेस्ट को काट तो देते हैं, लेकिन इसके बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट होते हैं। फॉरेस्ट को काटने की वजह से, जैसे पेड़ रहते हैं तो उसके जो रूट्स होते हैं वो फॉरेस्ट जमीन को पकड़े रहते हैं। फॉरेस्ट काटने की वजह से मिट्टी ढीली हो जाती है, और हवा और पानी की वजह से वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाती है, लूज हो जाती है मिट्टी, तो सॉइल इरोजन उसके वजह से होता है। धीरे धीरे जो फर्टाइल मिट्टी है, जो उपजाऊ मिट्टी है, वो बंजर हो जाती है, वहां पे कुछ उग नहीं पाता है, तो वहां पे डिजर्टिफिकेशन हो जाता है। बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जो कि फॉरेस्ट में ही रहते थे, अगर हम फॉरेस्ट को काट दे रहे हैं तो वो विलुप्त होने के कगार पे आ जा रहे हैं, क्योंकि वो जंगल में ही रह सकते थे। जब जंगल ही हटा देंगे तो रहेंगे कहाँ? अगर हम पेड़ पौधों को काटते हैं तो पौधे जो है ऑक्सीजन देते हैं ना, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। उसको, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन बदलने वाला जो पेड़ पौधे काम करते हैं वो तो हो नहीं पाएगा। इसके वजह से जो है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी, और एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगी? गर्म होगी। इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग होगा
तो एटमॉस्फेयर गर्म होने की वजह से ग्लेशियर जो है अंटार्कटिका या आर्टिक सर्किल में जो भी ग्लेशियर है वो पिघलेंगे तो सी लेवल ऊपर आएगा। सी लेवल जब ऊपर आएगा तो जितने भी कोस्टल एरिया में है, समुद्री तट पे जितने भी सिटीज हैं वो सब डूब जाएंगे। जैसे मुंबई हो गया, इंडिया के पास में, चाहे आपके और कॉन्टिनेंट में और देश के जो समुद्र के पास जो ये सिटी बसी हुई है वो समुद्र के लेवल ऊपर होने की वजह से क्या हो जाएंगे, समुद्र में डूब जाएंगे। बार बार फ्लड आएगा। बाढ़ कैसे आएगा? जैसे जब बारिश होती थी पहले तो पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे के रूट्स के हेल्प से वो पानी नीचे चार्जिंग में चला जाता था ग्राउंड वाटर में। अब पेड़ पौधे है ही नहीं तो पानी, बारिश होगी और बारिश का पानी ऐसे बहता चला जाएगा क्योंकि हर जगह रोड बन गया है, हर जगह मकान बन गए हैं और वो पानी जो नीचे स्विप नहीं हो पाएगा, ऐसे वो बहता चला जाएगा। तो इसके वजह से बाढ़ आने की, थोड़ी भी पानी होगा तो बाढ़ आने की चांसेस ज्यादा होती है। अगर वही फॉरेस्ट रहता, अगर पेड़ पौधे रहते तो जो बारिश का पानी है वो पेड़ पौधे के रूट्स के हेल्प से नीचे चले जाते और ग्राउंड वाटर चार्ज हो जाता, उसमें भर जाता। आप देखे हो उत्तराखंड में हमेशा लैंडस्लाइड होता रहता है, वहां पे जो मिट्टी है कट के अपने आप गिरती रहती है, पहाड़ पर से ऐसे गिरती रहती है। तो लैंडस्लाइड के चांसेस फॉरेस्ट ना होने की वजह से, पेड़ पौधे ना होने की वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पेड़ होते हैं ना उसके रूट्स जो है मिट्टी को पकड़े रहते हैं, उसको पकड़े रहते हैं, वो कहीं आने जाने नहीं देते हैं। जब पेड़ पौधे रहेंगे नहीं तो मिट्टी जो है एक के ऊपर ऐसे रहती है और वो स्लाइड होके नीचे बहती रहती है क्योंकि उसको पकड़ के रखने वाला कोई भी नहीं है। तो लैंडस्लाइड के भी चांस इसके वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं फॉरेस्ट ना होने की वजह से। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हमें मेजर डिसएडवांटेज मिलता है अगर हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं। तो देखो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें इनवेसिव स्पेसीज। इनवेसिव स्पेसीज ऐसे स्पेसीज होते हैं अगर वो किसी नए जगह पे चले जाते हैं तो वहां पे जो पुरानी जनजाति रहती है, जो भी वहां पे स्पेसीज रहती है, उनको डेंजर में ला देते हैं कि वो जिंदा रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे गांव में आप लोग देखे होंगे तालाब होता है, तालाब में कौन रहते हैं? तालाब में आपके मछली रहती है, मेढक रहती है, कुछ छोटे छोटे खरपतवार हो जाते हैं। लेकिन अगर बाय द वे जलकुंभी आ जाता है तो जलकुंभी एक आएगा और धीरे धीरे पूरे पोखरे में क्या हो जाता है, फैल जाता है, पोखरे में पूरा फैल जाएगा। तो वहां पे वो जो मछलियां रहती हैं उनके लिए भी डेंजर हो जाता है, वो सांस कैसे लेंगी। जो खरपतवार होते हैं उनके लिए भी डेंजर हो जाता है, मेढक के लिए डेंजर हो जाता है। तो इन्वेसिव स्पेसीज ऐसे स्पेसीज होते हैं जो बाहर से आते हैं और अगर आ गए नए जगह पे तो वहां पे जो पुराने स्पेसीज हैं, जो नेटिव स्पेसीज हैं, उनके लाइफ के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। वहां पे प्लांट और एनिमल सरवाइव करने में भी प्रॉब्लम होता है। जैसे आप जलकुंभी देख सकते हैं, इंग्लिश में उसको वाटर हाइएंथिस बोलते हैं जलकुंभी को। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वाइल्ड लाइफ। देखो वाइल्ड लाइफ में जो है सभी कैटेगरी के फौना आते हैं। फौना मतलब एनिमल आते हैं। जैसे फ्लोरा और फौना में अगर कंफ्यूजन हो ना कि किसमें क्या आता है तो FL फ्लोरा FLORA होता है ना, L मीन्स प्लांट से को रिलेट कर लो और फौना FAUNA, तो ए से आप एनिमल को रिलेट कर लो। तो वाइल्ड लाइफ में जंगली जानवर में आपके सभी एनिमल आएंगे, हम भी आएंगे इसमें। वाइल्ड लाइफ में सभी एनिमल आएंगे इसमें, भले ही वो फॉरेस्ट में रहते हो, चाहे आपका ठंडे एरिया में रहते हो, डिजर्ट में रहते हो, ग्रासलैंड में रहते हैं, सभी एनिमल के कैटेगरी किस में आते हैं? वाइल्ड लाइफ में आते हैं। वाइल्ड लाइफ के खत्म होने के दो कारण है। एक तो नेचुरल है, जैसे साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गया, आपका फ्लड आ गया, कहीं ये आपका अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो आ गया, सूखा हो गया, तो एनिमल्स जो हैं उसमें खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं बहुत सारे। और दूसरी चीज होती है हम ह्यूमन बींग्स भी वाइल्ड लाइफ को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। जैसे हम मीट के लिए, उनके स्किन के लिए अगर हम उनको मारते हैं, जैसे उसे पोचिंग बोलते हैं। जैसे हाथी को हम मारते हैं, उसके दांत बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं उसको बेचने के लिए। शेर को, टाइगर को हम मारते हैं ताकि क्योंकि उसका जो स्किन का खाल होता है वो बिकता है। बहुत सारे एनिमल्स को मारते हैं हम, वाइल्ड लाइफ को मारते हैं, क्यों? उनसे हम मेडिसिन बनाते हैं। तो हम भी उनके लाइफ को इंडेंजर्ड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम डेंजर कर रहे हैं फॉरेस्ट को काट के, क्योंकि वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, वो पेड़ नहीं रहेंगे तो वो कहाँ रहेंगे। तो हम वैसे इनको डेंजर पहुंचा रहे हैं, नेचुरली भी उनको डेंजर पहुंचता है और हम लोग भी उसको डेंजर पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी करते हैं, जैसे मान लो कि गाड़ी चला रहे हैं, व्हीकल चला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल रही है। फैक्ट्री चला रहे हैं, उसमें से
कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम पेड़ पौधे करते हैं, हम तो पेड़ को काट रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिसके वजह से गर्मी ज्यादा हो रहा है। हीट जब ज्यादा हो रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग जब होगी तो ग्लेशियर पिघलेगा, और ग्लेशियर पिघलेगा तो समुद्र के किनारे जितने भी सिटी है वो पानी में क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, हाउ कैन वी कंजर्व और बायोडाइवर्सिटी, हम अपने बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचा सकते हैं। पहला इसमें स्पेसीज, स्पेसीज किसे कहते हैं, एक ही तरह के प्रजाति को हम क्या बोलते हैं, स्पेसीज। जैसे ह्यूमन है ना, तो ह्यूमन बींग्स की अलग स्पेसीज होगी, जो एक जैसे एक तरह के जो लोग होते हैं, एक तरह के जो एनिमल होते हैं जो अपने तरह के बच्चे पैदा कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन बींग को पैदा करते हैं ना, तो उसे हम स्पेसीज करेंगे। जैसे टाइगर की स्पेसीज है, तो शेर जो है शेर का बच्चा पैदा करेगा, तो टाइगर की क्या हो जाएगी, स्पेसीज हो जाएगी। स्पेसीज मतलब एक ही तरह के एनिमल्स अगर पार्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसीज बोलते हैं। स्पेसीज मतलब प्लांट और एनिमल के ग्रुप को बोल सकते हो, जो कि अपने तरह ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अपने तरह ही ऑफ स्प्रिंग या बच्चे पैदा कर सकते हैं, हम उसे स्पेसीज कहेंगे। जैसे ह्यूमन बींग भी क्या है, स्पेसीज है, टाइगर भी क्या है, स्पेसीज है, ह्यूमन बींग भी अपने तरह बच्चे पैदा करते हैं, तो ये स्पेसीज हो जाएंगे। नेक्स्ट है हैबिटेट, हैबिटेट में निवास स्थल बताया था ना, जहां भी कोई रहता है। जैसे मैं जहां रह रहा हूं तो आसपास के एरिया में जो कोरिलेट है, जैसे मान लो कि पेड़ पौधे हैं, फिर आपका पोखरा है, तालाब है, जहां मैं रह रहा हूं यहीं पे मेरी प्रजाति, मेरे बच्चे भी यहीं पैदा होंगे, तो ये सब जो कोरिलेशन होता है, जो निवास स्थल होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, हैबिटेट बोलेंगे। हैबिटेट क्या होगा, हैबिटेट मतलब जो प्लांट और एनिमल नेचुरली जहां पाए जाते हैं और वहां उनके बेबीज होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, हैबिटेट बोलेंगे। कई तरह के हैबिटेट होते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल, लैंड पे जो प्रजाति पाई जाती है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है। एक्वेटिक हैबिटेट, पानी में जो रहती हैं उसे हम एक्वेटिक हैबिटेट वाला बोलेंगे। एम्फीबियन, ऐसे होते हैं जो प्लांट में, जो लैंड पे भी रहें और वाटर में भी रहेंगे, उसे हम एम्फीबियन हैबिटेट बोलेंगे। नेक्स्ट है इसमें इंडेमिक स्पेसीज। इंडेमिक स्पेसीज वो स्पेसीज होते हैं जो कि किसी पार्टिकुलर रीजन में ही पाए जाते हैं। जैसे गुजरात के गिर नेशनल पार्क में ही एशियाटिक लायन पाए जाते हैं, उसके अलावा और कहीं नहीं पाए जाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, एशियाटिक लायन आपके इंडेमिक स्पेसीज पाए जाएंगे, जो कि किसी पार्टिकुलर एक ही जगह पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट स्पेसीज, मतलब ऐसे स्पेसीज जो विलुप्त हो चुके हैं। जैसे हम डायनासोर के हड्डियां पाते हैं, उनके फॉसिल पाते हैं, तो हम बस उससे पढ़ते हैं कि वो कैसे किस टाइप में होंगे। डायनासोर अब इस पृथ्वी पे कहीं भी पाए नहीं जाते हैं, तो जो विलुप्त हो चुके हैं हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट स्पेसीज बोलते हैं। देखो नेक्स्ट है इसमें इंडेंजर्ड स्पेसीज। इंडेंजर्ड स्पेसीज ऐसे स्पेसीज हैं जिनको अगर हम बचाएंगे नहीं तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। अभी इसके ऊपर पढ़े हो ना इंडेमिक स्पेसीज, इंडेमिक स्पेसीज में क्या था, ऐसे स्पेसीज जो किसी एक जगह पाए जाते हैं। जैसे गुजरात के गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लायन पाया जाता है, अगर हम उसको बचा के नहीं रहेंगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे डायनासोर की तरह। हमको नहीं पता चलेगा कि एशियाटिक लायन कैसे होते हैं। तो ऐसे स्पेसीज जिसको हम बचा के नहीं रखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो ऐसे इंडेमिक स्पेसीज जिसको हम बचा के नहीं रखेंगे तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, उसी को हम इंडेंजर्ड स्पेसीज बोलते हैं। तीनों में अंतर देखो, इंडेमिक स्पेसीज क्या होता है, जो किसी पार्टिकुलर रीजन में पाया जाता है। जैसे गुजरात के गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लायन पाया जाता है। एक्सटिंक्ट स्पेसीज ऐसा होता है जो कि विलुप्त हो चुके हैं, जैसा डायनासोर। और इंडेंजर्ड स्पेसीज क्या होता है, इंडेंजर्ड स्पेसीज ऐसे होते हैं जो कि अगर बचा के नहीं रहेंगे तो डायनासोर की तरह क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है वल्नरेबल स्पेसीज। वल्नरेबल स्पेसीज में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम अभी ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में वो इंडेंजर्ड स्पेसीज के कैटेगरी में जा सकते हैं। जैसे गंगा नदी बहती है ना, गंगा में गैंगेटिक डॉल्फिन पाया जाता है, गंगा में स्पेशल टाइप की मछली पाई जाती है गैंगेटिक डॉल्फिन। तो अगर हम गंगा के पानी को ऐसे पॉल्यूट करते रहे, उस पर अगर कोई काम नहीं करेंगे, आने वाले समय में गैंगेटिक डॉल्फिन जो है इंडेंजर्ड स्पेसीज के कैटेगरी में जा सकते हैं, तो उसी को हम वल्नरेबल स्पेसीज बोलते हैं। एग्जाम्पल में गैंगेटिक डॉल्फिन। नेक्स्ट है इसमें थ्रेटेंड स्पेसीज, मतलब ऐसे स्पेसीज अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में वो विलुप्त हो जाएंगे। जैसे हम इंडेंजर्ड स्पेसीज के बारे में पढ़े हैं ना, वल्नरेबल स्पेसीज के बारे में पढ़े हैं ना, तो ये सब स्पेसीज में अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं।
इन्हीं स्पेसीज को हम थ्रेटेंड स्पेसीज बोलते हैं। अगर मैं रिकैप कराऊं पहले से, देखो पहला था इसमें स्पेसीज के बारे में। स्पेसीज मतलब कोई एक तरह के प्लांट और एनिमल जो किसी पार्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं और वो अपने तरह बच्चे पैदा कर सकें, उसे हम क्या बोलते हैं, बेबी बॉर्न कर सके, उसे हम स्पेसीज बोलते हैं। हैबिटेट क्या होता है, निवास स्थल, जहां पे कोई भी स्पेसीज रहते हैं और वहां पे बेबी का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है इसमें इंडेमिक स्पेसीज। इंडेमिक स्पेसीज वो स्पेसीज होते हैं जो कि किसी पार्टिकुलरली एक जगह पे पाए जाते हैं, जैसे गुजरात के गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लायन पाए जाते हैं, वहीं पे बस पाए जाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, इंडेमिक स्पेसीज। फिर नेक्स्ट हम पढ़े इसमें एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पेसीज वो स्पेसीज होते हैं जो कि इस दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं, जैसे डायनासोर है। डायनासोर के बारे में हम बस सुनते हैं, उसके फॉसिल, उनके हड्डी के अवशेष जमीन के नीचे पाए जाते हैं, उनको हम देखे नहीं कि कैसे दिखते थे। जो भी आज फिल्म मूवी में देखते हो वो बस हमारे इमेजिनेशन के बेसिस पे वो बनते हैं, तो ऐसे को हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज बोलेंगे। नेक्स्ट पढ़े हैं इसमें हम लोग इंडेंजर्ड स्पेसीज। इंडेंजर्ड स्पेसीज वो स्पेसीज होते हैं अगर हम उसके बारे में ध्यान नहीं देंगे तो वो एक समय विलुप्त हो जाएंगे। जैसे गुजरात के गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लायन है ना, अगर उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे तो वो भी एक दिन डायनासोर की तरह एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। फिर था आपका वल्नरेबल स्पेसीज। ऐसे स्पेसीज जो कि जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर ध्यान नहीं दोगे तो वो इंडेंजर्ड में चले जाएंगे, जैसे गंगा नदी में गैंगेटिक डॉल्फिन पाया जाता है। नेक्स्ट था इसमें थ्रेटेंड स्पेसीज। थ्रेटेंड स्पेसीज में ऐसे स्पेसीज जो कि वल्नरेबल और इंडेंजर्ड में पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, जैसे सरकार जो है ना वो रिजर्व करके रखती है कि यहाँ पे कोई इंटरफेयर कर नहीं सकता है। जैसे हम तो इतने पेड़ पौधे काट चुके हैं, इतना फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं कि प्रॉब्लम हो रही है स्पेसीज को। देख रहे हो ना, अभी पढ़े हो एक्सटिंक्ट स्पीसीज, वल्नरेबल, ये सब पढ़े हो। तो पेड़ पौधे और एनिमल को खुला छोड़ दिया जाता है, वहां पे ह्यूमन की इंटरफेरेंस नहीं होती है, उसी को हम बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। तो प्लांट एनिमल, प्लांट हो गए कितने भी प्लांट, हर तरह के प्लांट एनिमल, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक पार्टिकुलर बड़े एरिया पे छोड़ दिया जाता है कि वो अपने हिसाब से जैसे भी रहे। शेर जो है चाहे हिरन को मारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जो है वहां पे कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, एक भी पेड़ पौधे को काट नहीं सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ये प्रोटेक्टेड एरिया होता है, यहाँ पे कोई जा नहीं सकता है और कोई पेड़ पौधे काट नहीं सकते हैं। इससे हम बायोडाइवर्सिटी और कल्चर को क्या करते हैं, बचा के रखते हैं, ताकि आने वाले समय में सब कुछ विलुप्त ना हो जाए। और प्लांट को हम लोग प्रिजर्व, स्पेसीज को हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप मध्य प्रदेश में पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व को देख सकते हो, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई भी ह्यूमन बींग्स फॉरेस्ट में जाके इंटरफेयर नहीं कर सकता है। वहां पे जैसे चाहे प्लांट, जैसे चाहे एनिमल वैसे रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, वहां पे हम पेड़ पौधे को काटते नहीं है, उसी को हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट रिजर्व। फॉरेस्ट रिजर्व मतलब सरकार जो है फॉरेस्ट को प्रिजर्व करके रखती है कि यहाँ पे कोई भी जाके पेड़ नहीं काट सकते हैं। ऐसे एरिया जहां पे ट्री को काटा नहीं जा सकता है उसे हम फॉरेस्ट रिजर्व बोलते हैं। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो बायोस्फीयर रिजर्व को चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, एनिमल को प्रिजर्व करते हैं, प्लांट को मेंटेन कर रहा था तो पैसा चाहिए, तो सरकार सोची कि क्यों ना क्यों कुछ ऐसा करें ताकि हम इससे पैसा कमा सकें। तो उन्होंने क्या किया ना कि सेंचुरी बनाई, जैसे वाइल्ड लाइफ जो है, पेड़ पौधे हैं, शेर है, लोगों के अंदर जिज्ञासा होता है कि मैं देखूं शेर कैसे हंटिंग करता है हिरन का, शेर कैसे फॉरेस्ट में रहते हैं, स्नेक कैसे रहते हैं, एलिफेंट कैसे घूमते हैं। तो सरकार ने छूट दे दी कि आप कुछ एरिया में जाके टूरिज्म कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। टूरिज्म के सेक्टर को बढ़ाने के लिए, पैसा गेन करने के लिए सरकार ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया। जैसे गुजरात में गिर वाला है ना, तो गिर में आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पे आप जाके देख सकते हो, उसका कुछ फेयर लगता है, पैसा किराया लगता है टूरिज्म देखने के लिए, और इससे सरकार की अर्निंग भी होती है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी वैसे ही प्लांट और एनिमल नेचुरली रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वहां से रेवेन्यू भी कमाती है। वहां पे एजुकेशन पर्पस से, टूरिज्म पर्पस से आप जा सकते हो। थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ रहती है आपका, जैसे आप ग्रेजिंग, गाय भैंस बकरियों को चरा सकते हो,
वहां से कुछ मेडिसिन वाले पौधे होते हैं उनको ले सकते हो, मेडिसिन पर्पज से कोई भी चीज ले सकते हो। पेड़ अगर कोई लकड़ी गिरी हुई है, टूट के गिरी हुई है, तो उसको बीन के ले सकते हो फायर, आग जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए। इसी को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका नेशनल पार्क। अगर बड़े लेवल पे प्लांट और एनिमल को बचाया जाता है और वहां पे कोई भी ह्यूमन बींग जा नहीं सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल पार्क। जैसे उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। पूरे इकोसिस्टम को बचाने के लिए, प्लांट और एनिमल को बचाने के लिए, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा कम ना हो, सरकार ने नेशनल पार्क बनाया है। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन बींग जा नहीं सकता है। नेक्स्ट है इसमें जूलॉजिकल पार्क। देखो सरकार, जैसे हम क्या, सरकार ने ऐसे किया है ना कि बहुत लोगों को मनसा होता है शेर को देखने का, स्नेक को देखने का, बहुत अलग अलग तरह की चिड़िया को देखने का। तो हर जगह पे ना, जैसे दिल्ली में भी जू है, जू में जाके तुम देख सकते हो। जैसे जो ये जूलॉजिकल पार्क होता है ना, सरकार खुद ऐसा जंगल टाइप का बनाता है, वहां पे पानी का व्यवस्था करता है और वहां पे एनिमल को रखा जाता है। जू में हम जाके देखते हैं ना, चिड़ियाघर होता है, तो ऐसे दिल्ली में जू है, आप जाके वहां पे देख सकते हो शेर है, हाथी है, जिराफ है, अलग अलग तरह के जानवर है, स्नेक है, तो उनको वहां पे रखा जाता है और उसी को हम लोग जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं। जो कि आर्टिफिशियल हम खुद फॉरेस्ट टाइप का बनाते हैं और वहां पे एजुकेशन पर्पस से, आप टूरिज्म के पर्पस से और फन के पर्पस से जाके एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन में अलग अलग तरह के प्लांट को कलेक्ट किया जाता है ताकि हम उसे पढ़ाई, एजुकेशन कर सके, रिसर्च कर सके और हम उनको बचा के रख सकें। बोटेनिकल गार्डन में अलग अलग तरह के पौधे को रखा जाता है, रिसर्च पर्पस से, एजुकेशन के पर्पस से, उन्हें बचाने, कंजर्वेशन के प्रोसेस से भी अलग अलग तरह के पेड़ पौधों को बचा के रखा जाता है। बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो आपका जूलॉजिकल पार्क है उसमें हम एनिमल को प्रिजर्व करके रखते हैं। उसमें आपका ये शेर हो गया, जिराफ हो गया, उसमें हम आर्टिफिशियल तरीके से बना के हम एनिमल को रखते हैं। और आपका जो बोटेनिकल गार्डन है उसमें हम पेड़ पौधे को रखते हैं। तो बोटेनिकल गार्डन में हम लोग पेड़ पौधे को रखते हैं, बस अलग अलग तरह के पेड़ पौधे को, और अलग अलग तरह के एनिमल्स को हम लोग रखते हैं जूलॉजिकल पार्क में। नेक्स्ट है इसमें प्रोजेक्ट टाइगर। देखो पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे ना, वो सनकी टाइप के हुआ करते थे। सनकी इन द सेंस उनको शौक होता था कि जाके मैं जंगल में शेर को मारूं, और इतना वो हंटिंग किए और इलीगल पोचिंग भी हुई। पोचिंग में अभी बताया था ना कि उनके स्किन, खाल को बेचा जाता था मार्केट में बहुत ही हैवी प्राइसेस में, हड्डियों से मेडिसिन बनती थी। तो इतनी पोचिंग हुई कि टाइगर की जनसंख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो प्रोजेक्ट टाइगर बना। सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया अप्रैल 1973 में। इसमें ये विशेष करके ध्यान दिया गया कि टाइगर की जनसंख्या को प्रिजर्व करके रखा जाएगा, और उसके लिए अलग अलग टाइगर रिजर्व खोले गए, जैसे जिम कॉर्बेट, बांधवगढ़, रणथंबोर। ये टाइगर रिजर्व अलग अलग खोले गए जहां पे स्पेसिफिक टारगेट टाइगर को दिया जाता है कि ताकि वो आने वाले समय में विलुप्त ना हो जाए, एक्सटिंक्ट ना हो जाए। नेक्स्ट है इसमें रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक दिखाता है कि कितने प्लांट और एनिमल के स्पेसीज इंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड हैं। मतलब इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पेसीज की लिस्ट देता है आपका रेड डाटा बुक। इससे बहुत ही आसानी रहता है कि हम किस किस स्पेसीज पे ध्यान दे सकते हैं ताकि वो आने वाले समय में एक्सटिंक्ट ना हो सके। इसको मेंटेन करने का काम IUCN करता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये जो है रेड लिस्ट कवर करता है, जिसमें 40,168 स्पेसीज हैं, जिसमें 16,118 स्पेसीज को थ्रेटेंड माना जाता है और 784 एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। इंडिया होम है लगभग 49,000 प्लांट के स्पेसीज का, जिसमें 70% जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और 20% जो है वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है। तो इन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार को ताकि ये आने वाले समय में एक्सटिंक्ट ना हो सके। तो होता है ना कि हम कैसे स्पेसीज को बचाएं, तो रेड डाटा बुक इस हर एक तरह के स्पेसीज की जानकारी देता है कि आपके एरिया में कौन से चीज जो है वल्नरेबल है, कौन इंडेंजर्ड स्पेसीज है, और कैसे आप इसको बचा सकते हो ताकि ये आने वाले समय में एक्सटिंक्ट स्पेसीज ना हो जाए। माइग्रेशन, नेक्स्ट टॉपिक है माइग्रेशन। माइग्रेशन किसे बोलते हैं, पहले हम लोग अपने टर्म में समझ लें। जैसे जॉब के लिए आपके पापा देखते हो ना, या चाचा गांव से शहर जाते हैं कि उनकी लिविंग कंडीशन अच्छी हो सके, तो वो भी गांव से शहर में क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। तो वैसे ही जो
पक्षियां हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल हैं, वो एक बहुत बड़े संख्या में एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं खाने के लिए, ब्रीडिंग, बच्चे पैदा करने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। माइग्रेशन इज ए प्रोसेस इन विच large number animals move from one place to another place in the search of food and resources। आजकल के समय क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, इसके वजह से भी माइग्रेशन में, पक्षियों के माइग्रेशन में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। साइबेरियन क्रेन है, वो एक जगह से बहुत लंबी दूरी ट्रेवल करते हैं, दूसरी जगह जाती हैं ताकि वो ब्रीडिंग कर सकें, अपने बच्चे की, अपनी जनसंख्या का क्या कर सकें, बढ़ा सकें। तो इस वजह से स्पेसीज जो है, जो एनिमल है, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट भी करते हैं ताकि वो खाने के रिसोर्सेस पा सकें, अदर रिसोर्सेस पा सकें और ब्रीडिंग, बच्चे भी पैदा कर सकें। बेसिकली माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की प्रोसेस को बोलते हैं फॉर बेटर लिविंग कंडीशन। नेक्स्ट है इसमें रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर को हम लोग को जैसे यूज किए ना, उसको हमको बार बार रिसाइकिल करना चाहिए, उसको बार बार रिसाइकिल करना चाहिए, भेजना चाहिए कंपनी में, फिर वहां से फिल्टर होके अच्छे से पेपर बन के आएगा। क्योंकि माना जाता है 17 बड़े बड़े ट्री जो हैं, अगर उनको काटा जाएगा तो उससे 1 टन पेपर बनाया जाता है। तो हम पेपर इतना ज्यादा वेस्ट करते हैं, तो हम पेड़ों को इनडायरेक्टली बचा सकते हैं। हर एक चीज का मेन रीजन क्या है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो पेड़ बचाओगे तो सब कुछ होगा। तो पेड़ बचाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? पेपर को बचा के भी कर सकते हो, क्योंकि जो पेपर है वो पेड़ों से ही बनते हैं। 1 टन पेपर बनाने में 17 बड़े बड़े पेड़ को काटना पड़ता है, 17। इसलिए पेज को हम लोग को वेस्ट नहीं करना चाहिए और रिसाइकिल के लिए बार बार भेजना चाहिए। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधे हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर में लगाना चाहिए, पेड़ को काटना नहीं चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओगे सभी सॉल्यूशन ही हो जाएगा, सभी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। अगर सरकार फॉरेस्ट लगाने पे ज्यादा फोकस करेगी तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो इंडेंजर्ड स्पेसीज, वल्नरेबल स्पेसीज, इसकी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। एनिमल को घरों रहेंगे, एनिमल को उनको रहने के लिए प्रॉपर हैबिटेट मिलेगा, उस जाके फॉरेस्ट में रहेंगे, जो बायोडाइवर्सिटी है वो रीच होगी। इन सब का बस एक ही सॉल्यूशन है, रिफॉरेस्टेशन। आप जितना ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, पेड़ काटिए मत। अगर आप ट्री काटेंगे तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। ये था इस चैप्टर के सभी टर्म के एक्सप्लेनेशन। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।